बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। तो इसमें जो कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहले बात होगी इंट्रोडक्शन की, उसके बाद सेफ्टी की बात होगी, हाउस कीपिंग, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एट इंस्टीट्यूट लेवल कि आपका जो कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो अगर जो है वहाँ पर आप जो है वो सेफ्टी जो है उसको प्रमोट करते हैं तो किस लेवल पे करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में आप सेफ्टी को कैसे परसू करेंगे। और फाइनली एक्सीडेंट कॉस्ट, तो इसकी जो है वो बात होगी। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द फील्ड ऑफ occupational health and safety has become a topic of increasing importance over the last 30 years. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है पिछले 30 सालों से कि इसकी अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो हादसात जो है वो, क्योंकि इंडस्ट्री में हादसात जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसके पेश नज़र जो है वो बहुत ज़रूरी था कि सेफ्टी को जो है वो प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि इंस्टीट्यूट्स में भी। इनफैक्ट हर वर्क प्लेस पे आपके पास जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको परसू करना इंतहायत ज़रूरी है। The establishment of Occupational Safety and Health Administration in 1970 reflected the recognition that safety in the workplace is a basic expectation for all employees. तो एक ऑर्गेनाइजेशन इसी तनाजुर में क्रिएट की गई OSHA 1970 में, जिसका मकसद ये था कि सेफ्टी को हर वर्क प्लेस में मेक श्योर किया जाए कि इसको रिकग्निशन मिले, क्योंकि ये जो है तमाम एम्प्लॉयज़ जो कि एम्प्लॉयड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ताकि वो एक सेफ़र इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सकें। जैसा कि आप जो है वो अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में आप मेक श्योर करेंगे कि हम जिन चेयर्स के ऊपर बैठें तो अल्टीमेटली आपको जो है वहाँ से कोई चोट ना लगे, कोई नोकदार चीज़ वहाँ से ना निकली हो, सेफ़र आप फील करें बैठ के। आपको ये मेक श्योर हो कि आप जब वापस जाएं घर तो आपको यूनिफॉर्म जो है कहीं से फटा हुआ ना हो। इसी तरह अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो आप मेक श्योर करेंगे कि हमारा हाथ या कोई भी बॉडी का पार्ट है वो ज़ख्मी ना हो काम करते हुए। इसी तरह आप जो है वो अगर मूव कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपको चलते फिरते कहीं भी कोई चोट ना लगे। इसी तरह इंडस्ट्री में होता है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ की ये प्राइम जो है वो मोटिव होता है कि हम जो है वो सेफ़र एनवायरनमेंट में काम कर सकें। Workplace safety is a composite field related to safety, health and welfare of people at work. तो ये कंपोजिट फील्ड है जिसमें सेफ्टी, हेल्थ और पीपल की वेलफेयर, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उनकी सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए, उसके बाद उनकी हेल्थ, उनकी सेहत के हवाले से जो है वो काम किया जाए, और उसके बाद जो थर्ड आपके पास पॉइंट है वो है वेलफेयर ऑफ पीपल, कि आप जो है उनकी फलाह के लिए जो है वो काम करें। इट नरेट्स दी स्ट्रेटजी एंड मेथड्स इन प्लेस टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन अ वर्क प्लेस। तो इस मकसद के लिए एक स्ट्रेटजी और मेथड जो है उसकी ज़रूरत है, ताकि ये है कि आप जो है इंश्योर करें कि आपके एम्प्लॉयज़ जो वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी को जो है वो प्रमोट किया जा सके।
Workplace safety includes employee awareness related to the knowledge of basic safety, workplace hazards, risks relating to hazards, implementation of hazards preventions, and putting into practice necessary safer methods, techniques, process, and safety culture in the workplace. तो इसमें सबसे प्राइम जो आपका मोटिव होना चाहिए वो ये है कि आप एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस दें कि उनको मेक श्योर हो कि अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट है, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा लॉस क्या है। तो ये अगर उनको मेक श्योर नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप तमाम रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं सेफ्टी के हवाले से, तब भी जो है आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक एम्प्लॉयज़ जो है वो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय वो उन रूल्स को अडॉप्ट करें। उसके अलावा वर्क प्लेस हैज़र्ड्स हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए उन्हें सेफ्टी का। फिर ये है कि जो हैज़र्ड्स जो है इन्वॉल्व होते हैं वर्क प्लेस में उनके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं। उसके बाद हैज़र्ड प्रिवेंशन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और फिर उनकी प्रैक्टिसिंग कैसे होगी कि कैसे आपने जो रूल डिफ़ाइन करने हैं सेफ्टी के हवाले से उनको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस मकसद के लिए आपको सेफ़र मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस और एक सेफ्टी कल्चर जो है उसको प्रमोट करना पड़ेगा अपनी वर्क प्लेस में। आया आपकी वर्क प्लेस एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। वर्क प्लेस में आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, वर्क प्लेस में कोई भी शॉप हो सकती है, मार्केट हो सकती है कोई। तो अल्टीमेटली क्या है कि सेफ्टी को प्रमोट करना है। रीजंस फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, क्या वजह है कि आप सेफ्टी की बात करते हैं और क्यों जो है इसके ऊपर डिबेट करते हैं। टू से नो टू एक्सीडेंट्स, कि हमने एक्सीडेंट से बचना है। हादसात, आप सिंपल सी एग्जांपल दे सकते हैं, रोड पे अक्सर हादसात हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस ऑफ लाइफ जो है वो अल्टीमेटली हम अचीव कर रहे होते हैं उसमें, जो कि बेमकसद है, बेमकसद मौत हम मारे जाते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में हादसात हो जाते हैं कि छोटी सी सेफ्टी के वाले से आप नेग्लिजेंस दिखाते हैं तो हैंडीकैप हो जाते हैं, यानी माजूर हो जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपना हाथ खो बैठते हैं, अपनी टांगें खो बैठते हैं, इसी तरह आंखों का ज़या चला जाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हो जाती हैं इंडस्ट्री में भी। टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक, तो अपनी हेल्थ को भी प्रमोट करना है और एनर्जेटिक रहना है। आपके ऊपर ऊँघ नहीं आनी चाहिए, आपके ऊपर नींद का गलबा नहीं होना चाहिए जब आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या होता है कि 4 आवर्स जो है जब आप काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली काम की नौयत कोई भी हो, आपको जिस्मानी या ज़हनी थकावट तो लाजमी होती है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप जो है एनर्जेटिक नहीं होंगे, आपका जो है टेम्परामेंट जब लूज़ होगा और आप जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि सुस्ती का आलम होगा, तो इस सूरत में आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं सेफ्टी के हवाले से। तो इस मकसद के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को एनर्जेटिक, तवाना और हेल्दी, सेहतमंद रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, तो जब आप पब्लिक को अवेयरनेस दे देंगे यानी कि आम आवाम को, तो उसी आवाम में से कुछ लोग इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट्स में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, और जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वो आपकी पब्लिक ही होती है। तो जब आप पब्लिक में एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको इन तमाम वर्क प्लेसेस में मिलेंगे। टू अवॉइड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, तो अल्टीमेटली जो प्राइम मोटिव होता है वो यही होता है कि हम ज़िंदगी को बचा सकें। तो कीमती जान का जो ज़िया है अगर हम उसको बचा लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेफ्टी को प्रमोट किया जा सकेगा। उस तनाजुर में आपको एहसास होगा कि सेफ्टी जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेटली जब कोई एम्प्लॉय जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो करने ना करने की वजह से
अगर वो ज़ख्मी हो जाता है या लाइफ उसकी लॉस हो जाती है तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी भी लॉस होती है। कैसे? इंडस्ट्री के एंड पे जो आउटपुट एम्प्लॉय से लेनी थी वो नहीं मिली तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो फैमिली एसोसिएटेड थी उस एम्प्लॉय के साथ, तो जब वो काम नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपका जो टाइम है, टाइम प्रीशियस है, टाइम वेस्ट हुआ, फिर आपका एक्सपेंडिचर हुआ उन तमाम एक्टिविटीज़ को हैंडल करने में जो कि किसी एक्सीडेंट की सूरत में हुआ या फिर किसी मिसहैप की वजह से हुआ, तो वो भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। इसी तरह इंडस्ट्री में कोई इक्विपमेंट डैमेज हो गया सेफ्टी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट ना करने की वजह से, तो ये भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। टू डिवाइस प्लानिंग फॉर सेफ्टी, तो आपको मिल बैठना होगा, प्लानिंग करनी होगी ताकि आप सेफ्टी को प्रमोट कर सकें। सेफ्टी, तो सेफ्टी है क्या? सेफ्टी इज़ अ स्टेट in which hazards and conditions leading to physical, psychological or material harm are controlled in order to preserve the health and well-being of individuals and the community। तो एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जिनको एड्रेस करते हैं, जिसमें यह है कि आप किसी भी किस्म के फ़िज़िकल हार्म यानी कि जिस्मानी तौर पर आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल के हवाले से आपको जो है वो ज़हनी लिहाज से आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और मटेरियल हार्म के प्रॉपर्टी डैमेज ना हो कोई, जिसमें यह है कि अल्टीमेटली मनी भी हो सकती है, अल्टीमेटली जो है वो कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी हवाले से जो डैमेज है उसको बचाना या उसको कंट्रोल करना इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी, ताकि जो हेल्थ है उसको प्रिजर्व किया जा सके, सेहत को प्रिजर्व किया जा सके, और जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं तो उनके जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा सके, एंड दी कम्युनिटी, तो अल्टीमेटली जो कम्युनिटी एसोसिएटेड है पूरी सोसाइटी के साथ तो उसकी वेलबींग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो कैसे होती है वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर एवरी डे लाइफ, तो ये एक इंतहाई अहम जो है रिसोर्स है, बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से। एक्सीडेंट, accident is an unexpected and unwanted occurrence which could result to injury to persons, damage to equipment, materials और environment। तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, और अनवांटेड होता है कि आप जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि आपका एक्सीडेंट होगा, और आप चाहते भी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो। कौन चाहता है कि एक्सीडेंट हो? डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता। तो ना तो एक्सपेक्टेशन होती है कि एक्सीडेंट होगा, और ना हम ये चाह रहे होते हैं कि एक्सीडेंट हो। विच कुड रिजल्ट टू इंजरी टू पर्सन, तो जिसकी वजह से अफराद इंजरी का शिकार हों, डैमेज टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मुतासिर हो, मटेरियल और इन्वायरमेंट, तो अल्टीमेटली जो मटेरियल इन्वॉल्व हो जाए वो भी मुतासिर ना हो, और इन्वायरमेंट, माहौल भी मुतासिर ना हो, तो ये कहलाएगा एक्सीडेंट। हैज़र्ड, तो हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड इज़ एनीथिंग, सिचुएशन और कंडीशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल, इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो एक सिचुएशन है या कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होगा, कि रिस्क पैदा हो सकता है इस सिचुएशन में कि जिसकी वजह से पीपल, इक्विपमेंट या इन्वायरमेंट को तकलीफ़ पहुंच सके, या फिर पीपल, इक्विपमेंट या इन्वायरमेंट मुतासिर हो सके उस पोटेंशियल रिस्क के नतीजे में, तो ये कहलाएगा हैज़र्ड। उसके बाद है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग क्या है? इट इंक्लूड्स कीपिंग वर्क एरियाज नीट एंड ऑर्डरली, मेंटेनिंग हॉल्स एंड फ्लोर्स फ्री ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स, एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, एग्जांपल पेपर, कार्डबोर्ड एंड अदर फायर हैजर्ड्स फ्रॉम वर्क एरियाज। तो बेसिकली क्या है कि आपने जो अपना वर्क एरिया है उसको मेंटेन करना है,
एक तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डरली, यानी कि लेआउट जो है आपकी वर्क प्लेस का वो ऐसा होना चाहिए कि वो काबिल अमल हो और आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। मेंटेनिंग हॉल्स एंड फ्लोर्स फ्री ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स, तो किसी भी वाले से आपका हॉल जो वर्क प्लेस का है या फ्लोर है कोई, तो वहाँ पर स्लिपिंग का अंदेशा ना हो और किसी भी किस्म के वाले से ट्रिपिंग का अंदेशा ना हो। एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ठीक है, या डिस्पोज मटेरियल होता है, तो उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज करने का मैकेनिज़्म हो। एंड अदर फायर हैज़र्ड्स फ्रॉम वर्क एरियाज, तो ऐसे तमाम फायर हैज़र्ड्स जो कि ऐसे हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से फायर का अंदेशा हो, आग लगने का अंदेशा हो, तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना या इनका सदुपयोग करना कहलाता है हाउस कीपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वर्क प्लेस में भी हो सकता है, अपने घरों में भी हो सकता है, इंडस्ट्री में भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट्स में भी हो सकता है, तो हाउस कीपिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एट इंस्टीट्यूट लेवल, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस पे बात करते हैं। सेफ्टी इन दी वर्कशॉप्स is subject to a number of various risk assessments and safe codes of working practices which have to be observed and adhered to by all workshop users and enforced by the person in charge of these areas। तो इसमें मुख्तलिफ आप क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की जो वर्कशॉप्स हैं उसकी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी वर्कशॉप है, लेट से मैं कहता हूँ मशीन शॉप है, वेल्डिंग शॉप है, कंप्यूटर लैब है, तो कोई भी आपकी वर्कशॉप है जहाँ पर आप क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, पूरी लैब की असेसमेंट करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क या हैज़र्ड जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड सेफ कोड्स ऑफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, उसके बाद आप क्या करेंगे, उन रिस्क असेसमेंट्स की बुनियाद के ऊपर कुछ कोड्स जो है डिफ़ाइन करेंगे, कुछ रूल्स जो है या कुछ गाइडलाइंस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, ताकि आपकी लैब के तमाम जो यूज़र्स हैं या जो पर्सन इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको यूज़ करने के लिए उनके ऊपर उन कोड्स को जो है वो अप्लाई किया जा सके, ताकि सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। ड्यू टू हाई रिस्क एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन दी वर्कशॉप, access to these areas is restricted to authorized personnel only, no other person may enter the workshop without permission। तो डेफिनेटली जब लैब्स में या वर्कशॉप्स में काम इस नोयत का होता है कि उसमें सेफ्टी के हवाले से पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, हैज़र्ड्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस सूरत में क्या होना चाहिए कि आपकी जो लैब्स हैं उसमें सिर्फ अथोराइज पर्सनल, यानी कि जिनको काम करने की वहाँ पर इजाज़त है या फिर लर्निंग की जिनको इजाज़त है किसी भी स्पेसिफिक स्केजुअल में, तो उनको ही अलाउ करना चाहिए कि वो उस लैब में एंटर हों या उस लैब की सराउंडिंग में जो है वो काम कर सकें। नो अदर पर्सन में एंटर द वर्कशॉप विदाउट परमिशन, तो जो कंसर्न पर्सन नहीं है लैब के हवाले से, जिनका उस लैब से ताल्लुक़ नहीं है या फिर अभी तक कोई उनका लिंक नहीं है उस लैब के साथ, तो अगर उन्होंने उस लैब में आना है तो उसके लिए वो प्रायर परमिशन जो है वो लाजमी लें। Inappropriate use of workshop equipment can cause serious injuries. To minimize the likelihood of injuries, well-trained professionals should be authorized। तो अगर आप वर्कशॉप इक्विपमेंट या लैब इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, हर इक्विपमेंट के साथ वर्क इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल्स होते हैं, तो अगर आप ऑपरेटिंग मैनुअल्स को एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूज़ नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि आप इनअप्रोप्रिएटली उसको यूज़ कर रहे हैं जो भी इक्विपमेंट है, तो इस सूरत में भी सेफ्टी जो है वो वायलेट हो सकती है। तो इस मकसद के लिए क्या है कि जो इंजरीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ अगर करना है तो इस मकसद के लिए वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो हैं उनका
होना ज़रूरी है, या फिर उनको इजाज़त होनी चाहिए लैब में काम करने की। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट as it safeguards human life, especially in high risk areas such as nuclear, aircraft, chemical, oil and gases, and mining industries, where a fatal mistake can be a catastrophic. तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें यह है कि आप जो है वो ह्यूमन लाइफ की जो है प्रोटेक्शन करते हैं या उसको बचाने की कोशिश करते हैं उसके ज़िया से, स्पेशली जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं। तो इंडस्ट्री में तो मैक्सिमम केसेस में रिस्क एरियाज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, तो एयरक्राफ्ट है, केमिकल है, ऑयल एंड गैसेस है, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आप अक्सर न्यूज़ में भी देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात हो जाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर के कुछ हादसात जो है वो इंसिडेंट्स जो हैं वो हैं, तो एक हिरोशिमा और नागासाकी के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आज भी उनकी लोकेलिटी जो है उसको एड्रेस करने में लगी है। तो इसी तरह एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में बहुत सारे हादसात हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्री में हादसात हो जाते हैं, ऑयल एंड गैसेस में, माइनिंग में आप न्यूज़ में देखते होंगे हादसात हो जाते हैं। वेयर अ फैटल मिस्टेक कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान होता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी reduces risk to people and processes. Process control and safety systems are usually merged, maintaining a safe and healthy working environment is not only an important human resources issue, it's the law. तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को प्रमोट करने की वजह से क्या होता है कि जो पीपल उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और जो प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको वो पीपल हैंडल कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं कि उनको जो रिस्क लाहक होते हैं उनको आप रिड्यूस कर देते हैं। प्रोसेस कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम्स आर यूजली मर्ज्ड। तो प्रोसेस कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल यानी कि जो भी प्रोसेसेस आपके इंडस्ट्री में चल रहे हैं उनका कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी एसोसिएशन सेफ्टी सिस्टम्स के साथ, तो ये तकरीबन मर्ज होती हैं। मेंटेनिंग अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स इशू, इट्स द लॉ। तो बेसिकली बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आप आया उसको वर्किंग एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बल्कि ये कानून है जिसकी अमलदारी बहुत ज़रूरी है। All the industries do have safety risks, but the management should devote their time to think and strategize the things that what safety precautions are required in their company to make sure that their workers are safe enough for all the time. तो इंडस्ट्री में हमेशा जो है वो सेफ्टी रिस्क होते हैं, कोई भी वर्किंग प्लेस है सेफ्टी रिस्क तो लाजमी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें मैनेजमेंट को अपने आप को डिवोट करना चाहिए, अपने टाइम को, कि वो बैठें, सोचें और एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक प्लानिंग करें कि कैसे जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो डिफ़ाइन करें और कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट करके वो मेक श्योर करें कि वर्कर की सेफ्टी को जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो उसके बाद एक्सीडेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ to small engineering workshops may be disproportionately high. Many employees are key workers whose loss through injury or ill health severely disrupts production and lowers profitability. तो एक्सीडेंट कॉस्ट में अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें कोई हादसा पेश आ जाता है तो आपके पास कोई भी प्रोफेशनल होगा, अगर उसकी लाइफ जो है चली जाती है तो आपके पास एक तो उस प्रोफेशनल लेवल का लॉस होगा कि आपके पास आया उसकी रिप्लेसमेंट है या नहीं है, यानी कि आपके जितने भी टेक्निकल हवाले से प्रोडक्शन हो रही होगी तो उसमें
अल्टीमेटली इनएफिशिएंसी आ सकती है काम में। जब आपके पास प्रोफेशनली चला जाएगा जो कि आपका काम चला रहा था, तो अब उसकी लाइफ अगर चली गई है तो कैसे जो है आपका इंडस्ट्री में काम प्रॉपरली चलेगा। उसके बाद उस प्रोफेशनल के साथ जो फैमिली एसोसिएटेड थी, तो प्राइमरीली तो वो डैमेज हुई, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। फिर जब एक्सीडेंट पेश आया तो हो सकता है कि इंडस्ट्री को 1 या 2 दिन बंद भी करना पड़े, क्योंकि अब जिस प्लांट पे एक्सीडेंट आया तो मे बी अब वो प्लांट जो है अगर डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयरिंग, उसकी मेंटेनेंस, तो ये तमाम अखराजात जो है वो इसके साथ हैं। उसके बाद अगर तो लाइफ नहीं जाती तो अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसके तमाम ट्रीटमेंट को परसू करना, तो अल्टीमेटली ये भी एक कॉस्ट है जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक्सीडेंट कॉस्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी रुक जाती है और आपका जो प्रॉफिट है, आया वो डेली प्रॉफिट है, आया वो मंथली प्रॉफिट है, आया वो एनुअल प्रॉफिट है, तो उसमें हर्डल्स क्रिएट हो जाती हैं। अफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की सूरत में आप क्या होगा कि कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे एक्सीडेंट की वजह से, असरात क्या होते हैं एक्सीडेंट के या हादसात के। अफेक्ट ऑन दी ओनर ऑफ द फैक्ट्री, तो जो आपकी फैक्ट्री का ओनर है डेफिनेटली उसके ऊपर असरात आएंगे। कैसे कि अब जो हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उस सूरत में क्या होगा कि एज़ पर लॉस जो है आपको जो एम्प्लॉय है उसको आपको फ़र्स्ट एड देनी है, आपने उसको अगर जो है हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट मेडिकल का वो आपको करवाना है। उसके बाद यह है कि प्लांट जो डैमेज हुआ उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो डेफिनेटली फैक्ट्री को करवानी होगी। उसके बाद यह है कि जो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हुई तो आपके मंथली टारगेट्स थे, एनुअल टारगेट्स थे, तो उसमें उसके अंदर जो है आपकी फ्लक्चुएशन होगी। लेट से मैं कहता हूँ एक अगर बोल्ट बनाने वाली इंडस्ट्री है तो अगर उनका टारगेट था कि उन्होंने 1 माह में 10,000 बोल्ट बनाने हैं, तो अगर 2 दिन उनकी प्रोडक्शन रुक गई तो डेफिनेटली जो है अगर उनकी कैपेसिटी जो है वो 1 महीने में 10,000 की है तो उनको फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो 1 माह और 2 दिन में मुकम्मल होगी, यानी कि बात 1 माह से आगे चली जाएगी। अल्टीमेटली प्लांट डैमेज हो गया तो प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है 2 हफ्ते में जाके कंप्लीट हो, तो इस सूरत में भी जो है वो आपकी प्रोडक्शन के जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं होते। फिर जो आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है उसकी कॉस्ट तो वो भी फैक्ट्री को जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो फैमिली एसोसिएटेड है तो उसकी जो है अगर कोई कह लें कि आपने उनको हेल्प आउट करना है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको अखराजात चाहिए होंगे। अगर एम्प्लॉय का लॉस चला गया यानी एम्प्लॉय की लाइफ चली गई है तो उस सूरत में आपको उनकी फैमिली को पे करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं कि जो फैक्ट्री का ओनर है उसके ऊपर उसके असरात आते हैं। अफेक्ट ऑन दी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, तो वर्कर के ऊपर कैसे असरात आएंगे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि अगर तो उसकी लाइफ चली जाती तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ चलेगी। अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो हो सकता है वो हैंडीकैप हो जाए, माजूर हो जाए, तो इस हवाले से वो मुतासिर हो सकता है। फिर जो फैमिली एसोसिएटेड है उसके साथ, उस फैमिली के साथ, उस वर्कर के साथ जो फैमिली है तो उस फैमिली के लिए एक लॉस होगा। उसके बाद ये है कि अगर फैक्ट्री जो है उसके लॉस हैं कि अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वर्कर पर होगी, तो उसकी तमाम जो एक्सपेंडिचर होगा प्लांट का वो वर्कर की सैलरी से कटेगा। इसी तरह जो है वो अगर उसको पे नहीं मिलती जितने दिन वो काम नहीं करता तो इस सूरत में उसे लॉस होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वर्कर के लॉस में आती हैं। अफेक्ट ऑन दी सोसाइटी, तो सोसाइटी के ऊपर कैसे असर होगा। सोसाइटी के ऊपर ऐसे असर होगा तो डेफिनेटली जब आपकी प्रोडक्शन टाइमली नहीं होगी और आप इतना कुछ पे कर रहे होंगे अपने तमाम ऑपरेशंस को जो है वो पाइपलाइन में दोबारा लेकर आने के लिए, तो आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपकी सोसाइटी को जो है वो महंगी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी। तो इस तरह जो है वो फिर सोसाइटी के ऊपर भी अफेक्ट आएगा। तो अगर आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।